वॉल्यूम एलिमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब पार्टिकल इन बॉक्स की बात करें तो इसके लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट यूज होते हैं वो डी एक्स यूज होगा अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, और वाई एक्सिस की या बात करेंगे तो डी वाई, जेड की बात करेंगे तो डी जेड। और अगर हम 1D में ले रहे हैं तो इस तरीके से होगा, 2D में डी एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, 3D में लेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये तो हो गया यहाँ पर यूज़ होने वाला वॉल्यूम एलिमेंट। और अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट यहाँ पर 0 से L होती है या -L से +L जाती है लिमिट, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए या पार्टिकल इन बॉक्स के लिए। फिर आगे है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ होता है वो डी एक्स होगा 1D में, 2D में डी एक्स डी वाई, 3D में डी एक्स डी वाई डी जेड। लिमिट की बात करेंगे तो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट लिमिट रहती है। रिजिड रोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी5 होता है और लिमिट 0 to 2π होती है। और हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो है R² डी आर। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, इसके लिए लिमिट रहेगी 0 to इनफाइनाइट। और फिर आगे है इसका एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट के लिए वॉल्यूम एलिमेंट साइन थीटा डी थीटा डी5 होगा। और इसके लिए अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट इसके लिए 0 to π है। और ये साइन थीटा डी थीटा के लिए 0 to π होगी, और डी फाई के लिए 0 to 2π होती है, जो हमने ऊपर भी दे रखा है। डी फाई के लिए क्या होगी, 0 to 2π होगी। अब आगे बात करेंगे, अगर सिर्फ हम रेडियल पार्ट की बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे तो इस तरीके से होगा डी टाउ। ये दोनों आएंगे R² डी आर और साइन थीटा डी फाई दोनों आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ रेडियल पार्ट की बात करेंगे तो इतना जो पार्ट होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके 4π आता है। तो रेडियल पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, 4π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 to इनफाइनाइट रहेगी R²डी आर। ये रेडियल पार्ट के लिए है। तो 4π ऑब्टेन्ड बाय सॉल्व एंगुलर पार्ट को सॉल्व करके 4π आंसर आता है। अब आगे है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन 1D बॉक्स की बात करें, सबसे पहले एसीमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो 0 से +L तक लेते हैं। यहाँ पर 0 से x कह सकते हैं आप, 0 से x या 0 से L तक लेंगे तो इसके अंदर ही देखेंगे। यहाँ पर इसके अंदर ये हमारा सिस्टम टाइप का हो गया, जहाँ हमें जो वैल्यूज चाहिए वो ऑब्टेन करनी है हमें जहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वी होगा वो 0 रहेगा और साइज जो है 0 नहीं रहता है। और अगर बाहर बाहर बात करेंगे तो बाहर जो है साइज 0 रहेगा और वी इनफाइनाइट रहेगा। अंदर वी 0 रहेगा, बाहर वी इनफाइनाइट, और बाहर साइज 0 रहेगा और अंदर साइज 0 नहीं होगा, साइज कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें साई की तो साई क्या हो गया, साई है वेव फंक्शन। और अगर हम बात करें इनकी तो यहाँ पर ये फ्री पार्टिकल रहते हैं और ये जो होगी एक इमेजनरी बाउंड्री होगी। और साई एन की बात करेंगे, साई हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो साई निकलेगा इस फॉर्मूले से √2/L साइन n πL/L से। और अगर यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी निकलती है इस 1D बॉक्स के लिए n²h²/8mL² से। यहाँ 1D बॉक्स एसिमेट्रिक बॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पर n जो है एनर्जी लेवल है, m जो है मास ऑफ पार्टिकल है, L विड्थ ऑफ बॉक्स हो गया, और x यहाँ पर अगर बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम किस तरीके से दिखाएंगे। देखो यहाँ पर जो साई मैक्स की वैल्यू होगी, साई मैक्स L/2n होगा। L/2n मीन्स L, यहाँ पर जो L की वैल्यू रहेगी उसको ये है L की वैल्यू, इधर से L की वैल्यूज़ निकलेंगी। तो L की वैल्यू को हमने 2n से डिवाइड करना है, तो जो x निकलेगा वो साई मैक्स होगा एसिमेट्रिक 1D बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर n अगर 3 है, एनर्जी लेवल 3rd है, तो नोड हमेशा 3 n-1 होता है तो नोड 2 होंगे, तो नोड 2 एक दो नोड बना दिए हैं। और जो साई मैक्स होगा, साई मैक्स कितना रहेगा L/2n, तो यहाँ पर साई मैक्स कितना रहेगा, देखो L/2n, 2n कितना है 2
एन, एन कितना है 3, तो 6 L/6 जो है वो रहेगा साई मैक्स। तो L/6 से देखो यहाँ पे L अपॉन यहाँ पर L/6 होगा, तभी इसकी वैल्यू L रहेगी। यहाँ 0 टू L मूव कर रहे हैं, देखो 0 टू L मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर L/6 से L/6 होगा, तब वैल्यू L आएगी। फिर उससे थोड़ा आगे आएंगी तो 5L/6, 4L/6, 3L/6, 2L/6 और 1L/6। हमें पता है 1L/6 ही हमारे लिए मैक्सिमम साई की वैल्यू है, क्योंकि साई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है L/2n पर। तो L/2n यानी कि ये जो फर्स्ट ग्राफ होगा यही क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी साई की। और जो ये डायग्राम है, ये प्रोफाइल है, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, वेव फंक्शन हम कहें तो ये हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, तो यहीं से स्टार्ट होंगे, यहाँ से पहले ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। और दो नोड है तो दो नोड इस तरीके से दिखाएंगे। तो दो नोड अगर हम बनाएं और इधर से स्टार्ट करें तो इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम इसका देख सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर x 0 होगा, ध्यान देना x इधर पे 0 है, x अगर 0 होगा तो जो साई है वो भी 0 रहेगा। यहाँ पर साई की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x 0 है। x टू L मूव करता है, हमने पहले ही बताया। x टू L की बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो सॉरी x इक्वल 0 टू L की बात करते हैं। 0 टू L की बात करेंगे तो इधर x इक्वल 0 होगा और इधर x इक्वल L होगा। तो x इक्वल 0 में साई 0, x इक्वल L में साई, x इक्वल L में क्या रहेगा, साई 0 रहेगा। तो यहाँ पर x इक्वल 0 या एक्स इक्वल L होगा, तो इन दोनों केसेस में जो साई है वो उसकी वैल्यू 0 होगी। नोड हमेशा n-1 होगा। ग्राफ की बात करें तो इंक्रीज ग्राफ एट स्टार्टिंग, जहाँ इन जो स्टार्टिंग है ग्राफ की, वो ग्राफ की स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू से ही होगी और वो इंक्रीजिंग ऊपर को बढ़ते हुए होगी। फिर अगर साई मैक्स की बात करें तो हमें साई मैक्स पता ही है क्या होना है, L/6 रहेगा। तो इसके लिए साई अपॉन L मैक्स L/6 रहेगा, तो इसकी हमने बात कर ली है। अब आगे है साई स्क्वायर के लिए ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमें पता है साई स्क्वायर करने पर इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2/L साइन स्क्वायर n πx/x L, n πx/x या n πL/L आ जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर एनर्जी लेवल थर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है। इस तरीके से ग्राफ आने का रीज़न क्या है, ध्यान से देखना। इस तरीके से ग्राफ आने का रीज़न ये है कि जो साई स्क्वायर है, किसी का भी हम स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं बचती है। नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्राफ में जो साई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए ऊपर की तरफ दिखेगा और दो नोड इस तरीके से दिख जाएंगे। आगे है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स में पार्टिकल की बात करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक 1D बॉक्स के लिए। सिमेट्रिक 1D बॉक्स के लिए करेंगे तो सिमेट्रिक 1D बॉक्स में x इक्वल -L2 + L की हम बात करते हैं। तो -L से +L तक देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। तो -L से +L की बात किस में की जाती है, सिमेट्रिक में। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस केसेस में v इक्वल 0, बाहर इनफाइनाइट, यहाँ पर साई कुछ ना कुछ होगा लेकिन बाहर साई इक्वल 0 रहता है। तो यहाँ वेव फंक्शन क्या रहेगा, वेव फंक्शन इसमें दो फॉर्मूले से निकलता है। पहला, अगर n इवन है, n अगर इवन है तो वेव फंक्शन निकलेगा, n मतलब एनर्जी लेवल अगर इवन है तो वेव फंक्शन साई इक्वल √1/L साइन n πx/2L से निकलेगा। और यहाँ पर अगर ऑड है तो ऑड कैसे निकलेगा, साई इक्वल √1/L कॉस n πx/2L। सेम फार्मूला है लेकिन साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। और ये पूरा फार्मूला एसीमेट्रिक से मैच कर रहा है, लेकिन वहाँ पर 2/L था तो यहाँ 1/L आ जाएगा, और वहाँ इसके नीचे L था सिर्फ, तो यहाँ पर 2L आ जाएगा। कहने का मतलब है ये 2 यहाँ से यहाँ चले गया, इतना याद रखना। अब इसमें एक चीज़ है, अगर इवन आएगा तो साइन होगा, ऑड आएगा तो कॉस होगा। तो याद कैसे रखना है, इवन में n आता है तो साइन में n आता है, कॉस में ऑड में ओ आता है और कॉस में भी ओ आता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब एनर्जी इन nth एनर्जी लेवल में अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिमेट्रिक बॉक्स के लिए बात हो रही है। सिमेट्रिक बॉक्स के लिए एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, En n² h² अपॉन
32 ml²। ये उसमें 8 ml² था, लेकिन यहाँ पर 32 ml² होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। आगे है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए नोड n-1 रहेगा। ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, उसमें भी इसमें भी। और एन की बात करेंगे, एन ऑड रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, साई की मैक्सिमम वैल्यू एक्स के बराबर रहेगी। सॉरी, साई की मैक्सिमम, हाँ, साई की मैक्सिमम वैल्यू तब रहेगी जब एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 पर साई मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। अगर एन ऑड है तो एक्स इक्वल 0 पर साई मैक्सिमम होगा। एन इवन है तो एक्स इक्वल 0 पर साई 0 रहेगा। इतनी चीज़ें याद रख लेना कि अगर एन इवन है तो एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 कहाँ पे होगा? -l टू +l मूव करता है तो 0 कहाँ पे होगा? 0 बीचों बीच में होगा। तो ऑड में क्या होगा? बीचों बीच पर मैक्सिमम साई आएगा। और इवन वैल्यू होगी एन की, तो बीचों बीच पर साई की वैल्यू 0 आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है साई मैक्स कैसे निकालना है? l/n से। l/n से साई मैक्स निकल जाएगा। तो इसमें जो n अगर ऑड होगा तो साई की वैल्यू एक्स इक्वल 0 पर क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और यानी कि बीचों बीच में मैक्सिमम रहेगी। और n अगर इवन होगा तो साई की वैल्यू l/x पर l/n पर मैक्सिमम रहेगी। l/n पर मैक्सिमम रहेगी तो l/n कहाँ होगा? देखो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे l आएगा, तो l का हाफ कहाँ होगा? 0 से l की तरफ बढ़ेंगे तो बीचों बीच में l का हाफ होगा, तो ये रहेगा l/n। तो n यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। इसमें अगर 3 4 कुछ भी हो तो एक्स से 0 से आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो वहीं पे आपको l/n देखने को मिलेगा। तो l/n निकाल कर हमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यूज निकाल लेनी है इवन के लिए। अब है पार्टिकल इन 2D एंड 3D बॉक्स। पार्टिकल इन 2D और 3D बॉक्स की बात करेंगे तो जो एनर्जी होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है। तो 2D बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे? h²/8m कॉन्स्टेंट चीज़ों को हमने बाहर निकाल लिया। और n(x² + ny², क्योंकि 2D के लिए बात करें तो एक एक्सिस की बात करें, एक वाई एक्सिस की, तो n² + y²/l² lx² तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n(x²/l(x² + ny²/l(y²)। इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसमें जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? Ex + Ey रहेगी। Ex की पता है हमें, Ey की पता है। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। अगर स्क्वायर बॉक्स के लिए होगा तो स्क्वायर बॉक्स के लिए ध्यान रखना l² जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वल होंगे, तो l की वैल्यू सेम रख सकते हैं। तो उस केस में h²/8ml², फिर ब्रैकेट में आएगा n(x² + ny²। आगे वेव फंक्शन मल्टीप्ली, अगर वेव फंक्शन की बात करें, देखो ये तो एनर्जी की बात की 2D और 2D बॉक्स में, लेकिन अगर हम बात करें वेव फंक्शन की 2D बॉक्स में, तो वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं, जबकि एनर्जी एडिटिव नेचर की थी। तो वेव फंक्शन कैसे निकलेगा? वेव फंक्शन साई एक्स वाई इक्वल साई एक्स डॉट साई वाई से निकलेगा। तो हमने यहाँ पर साई एक्स और साई वाई को मल्टीप्लाई कर देना है इस केस में। अब आगे बात करनी है पार्टिकल इन 3D बॉक्स। 3D बॉक्स में कैसे निकलेगा? 3D बॉक्स में E3D निकालने के लिए x + y + z को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी x एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ से इस तरीके से ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? E3D निकल जाएगी। अगर हम बात करें साई 3D की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों साइज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों साई की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से 3D के लिए निकल जाएगा। आगे है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ली जाती है। तो ग्राउंड स्टेट में n = 1 होगा, तो इस केस में अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो n1 आएगा। n की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो E1D क्या रहेगा? 0 पॉइंट एनर्जी के लिए h²/8ml²। और 2D के लिए यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा? 1 एक्स एक्सिस में भी 1 आएगी, वाई एक्सिस में भी 1, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगी ओवरऑल, मतलब 1 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। 2x²/8ml²। 3D के लिए 1² + 1² + 1², वहाँ से 3 वैल्यू आएगी, और h²/3ml²। तो E2D जो होती है, अगर E1D की बात करें, E1D तो 2 अरे सॉरी, E2D जो है, E2D 2E1D के इक्वल होगा, और E3D 3E1D के इक्वल होंगे। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3D की, फिर 2D की, फिर 1D।
डीजनरेसी की बात करें तो डीजनरेसी जो है 1D बॉक्स के लिए डीजनरेसी हमेशा G=1 रहता है। 1D बॉक्स के लिए G= हमेशा 1 रहेगा। 2D बॉक्स में बात करें तो 2D बॉक्स में डीजनरेसी अगर 2D में देखो 2n होंगे, nx और ny, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर nx और ny इक्वल है तो डीजनरेसी 1 आती है, और दोनों अगर इक्वल नहीं है तो डीजनरेसी 2 आएगी। 3D में देखें तो 3D में nx भी होगा, ny भी होगा, nz भी होगा। तो इस केस में अगर तीनों बराबर है तो 1 आएगा, तीनों अगर इक्वल नहीं है, दो इक्वल है एक नहीं है तो 3 आएगा, तीनों इक्वल नहीं है तो 6 आएगा। तो ये डीजनरेसी है। फिर आगे है SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हमें निकालना है तो एनर्जी जो होगी 1D SHO की रहती है, एनर्जी इक्वल n प्लस हाफ वी, n प्लस हाफ एच न्यू रहती है। तो n प्लस हाफ एच न्यू रहेगी एनर्जी SHO के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जी की वैल्यू है वो डीजनरेसी इस केस में क्या रहती है, डीजनरेसी n के इक्वल है, यहाँ पे डीजनरेसी 1 के इक्वल रहती है। 2D SHO की बात करेंगे तो एनर्जी एडिटिव इन नेचर होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, nx और ny को ऐड कर लेंगे, हाफ हाफ ऐड करके 1 हो जाएगा। nx प्लस ny प्लस 1 एच न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप nx प्लस ny प्लस 1 एच न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर डीजनरेसी की बात करेंगे तो डीजनरेसी n के इक्वल होती है। इसमें ध्यान देना, डीजनरेसी 1D SHO के लिए 1 ही रहेगी और 2D SHO के लिए n के इक्वल रहती है डीजनरेसी। अब अगर 3D SHO की बात करें तो 3D SHO में जो एनर्जी रहती है, एनर्जी 3D की, तो 3D की एनर्जी क्या रहेगी, इसमें 3 एक्सेस की बात करेंगे, nx प्लस ny प्लस nz, और इसको 3 टाइम ऐड करेंगे तो प्लस 3/2 आ जाएगा। तो nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 एच न्यू के इक्वल आ जाएगी 3D की एनर्जी, 3D SHO की एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी। और डीजनरेसी की बात करें तो डीजनरेसी हमें n+1 इंटू n +2/2 से डीजनरेसी यहाँ निकलेगी। डीजनरेसी कैसे निकलेगी, n+1 n+2/2 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर n कैसे निकलेगा, nx प्लस ny प्लस nz से n की वैल्यू निकल जाएगी। वेव फंक्शन ऑफ SHO के वेव फंक्शन की बात करें तो n इक्वल रहे, यहाँ पे वेव फंक्शन जो है साई n एच एन साई e⁻²/2 के इक्वल रहेगा, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो n की वैल्यू रहती है वो 1/2n n फैक्टोरियल बीटा अपॉन पाई d⁻1/4 रहती है। और अगर साई n एच एन साई की बात करें तो -1 d⁻n e साई² dn/d जाई n और e⁻⁻² और यहाँ पर जाई² की वैल्यू क्या रहेगी, βx²। इतना याद रखना, जाई² की वैल्यू βx² के इक्वल रहती है। जाई² की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, βx² के। और यहाँ पर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से HN जाई निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से n निकल जाएगा। कहीं पर जाई की वैल्यू रखनी होगी तो आप βx² रख लेंगे। यहाँ से ओवरऑल वेव फंक्शन SHO के लिए निकल जाएगा। और वेव फंक्शन का फॉर्मूला ये हो गया। अब आगे वेव फंक्शन प्लॉट की बात करेंगे तो वेव फंक्शन प्लॉट जो है इस तरीके से खींचा जाता है। यहाँ पर जो साई है वो e⁻−जाई² अपॉन 2 के इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और y की वैल्यू अगर बात करें तो e⁻−x² इसमें हम लेंगे, ये x और y हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद देखो x एक्सिस पे 0 1 -1 लेंगे, 0 1 और -1 अगर हम लेंगे तो y की वैल्यू 1 0.367 और 0.367 इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी, सॉरी 0.367 वैल्यूज़ आ रही है। तो अब ये क्या होगा, इधर भी 0.36 में तक डिक्रीज़ करेगा, इधर भी, और ये इधर 1 तक क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा वाई एक्सिस पर 1 तक जाएगा, और इधर नीचे आके 0.367 पर, और इधर भी 0.367 पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर नोट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, n-1 ही रहती है। अब अगर हमने ये n0 के लिए है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है। अगर हम n1 लेंगे तो n1 का इस तरीके से आएगा, n1 भी इसको नोड नहीं मानेंगे, क्योंकि मतलब ये अलग है और इधर से इधर को अलग है, एक इधर को मूव कर रहा है, एक इधर को मूव कर रहा है, तो ये दो अलग अलग है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे n1 के लिए इस मतलब 0 वाला होगा तो इस तरीके से आएगा, और 1 के लिए इस तरीके से
ग्राफ हम खींचेंगे। तो अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हम्स, जो हम्स का नंबर है वो n+1 रहेगा। देखो 0 के लिए 1 था और n 1 है, तो जो नंबर ऑफ हम्स है वो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर याद रखेंगे SHO के लिए नंबर ऑफ हम्स क्या रहेंगे, हमेशा n+1 रहेंगे। और नंबर ऑफ हम्स हमेशा ऊपर रहेगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो और नंबर ऑफ हम्स हमेशा ऊपर रहेंगे, इवन नंबर ऑफ हम्स हमेशा नीचे रहेंगे। फिर नंबर ऑफ हम्स क्या रहेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ हम्स बढ़ाएंगे हम। अगर हमें पता है 2 हम्स बनने हैं तो इधर से इधर की तरफ बनाएंगे। फिर उसके बाद इवन नंबर हम्स हमेशा डाउन रहेगा। प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का प्लॉट क्या रहेगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे कि पहले बात की थी। आगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। पी, तो पी होता है साई, साई स्टार डी टाउ इक्वल किसके रहता है, पी के। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इंटीग्रेशन साई, साई एस्ट्री यानी कि साई कॉन्जुगेट डी टाउ से। यहाँ पर साई और साई कॉन्जुगेट क्या है, वेव फंक्शन एंड कॉन्जुगेट वेव फंक्शन। डी टाउ हो गया वॉल्यूम एलिमेंट। अगर हम एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो ओ होता है वो साई कॉन्जुगेट ओ साई डी टाउ के इक्वल होता है। साई कॉन्जुगेट ओ साई डी टाउ के इक्वल होता है। यहाँ से एवरेज वैल्यू इसकी निकल जाएगी। ये ओ ऑपरेटर हो गया। यहाँ पर अगर इसको हम एक्स कोई दूसरा ऑपरेटर लेते हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और जो लिमिट है वो लिमिट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग लगा देंगे या वॉल्यूम एलिमेंट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। आगे है हकल थ्योरी। हकल थ्योरी क्या कहती है, देखो हकल थ्योरी के लिए यूज डिटरमाइन एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इनऑर्गेनिक सिस्टम। इनऑर्गेनिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम में की बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, हमेशा स्क्वायर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, n×n, मतलब इधर भी इक्वल रहेंगे, इधर भी इक्वल रहेंगे न। तो ये हम यहाँ पर जो n होगा वो नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ जितने होंगे इस तरफ भी उतने ही हम लेंगे। जैसे इसमें लिया है 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन। आगे है, तो यहाँ पे देखो ये किस लिए यूज होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए। कहाँ, इन ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हकल, इसमें ध्यान देना है, कॉलम और रो को हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, सी =H - E से हमने इसको सॉल्व करना है। CIJ और -EIJ की अगर हम बात करें तो I और J यहाँ पे जो है वो रो और कॉलम के नंबर है, रो और कॉलम के नंबर है। बाकी ये जो है फॉर्मूला है एनर्जी निकालने के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो CIZ है वो हमने निकालना है, और H और E, H - E SI से निकालेंगे। इसकी हेल्प से हम E यहाँ पे जो है एनर्जी, इसकी हेल्प से हम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो H, और हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, H और S की वैल्यू चाहिए होंगी। तो H की वैल्यू क्या रहती है, देखो H की वैल्यू अगर I और J सेम होंगे तो H हम अल्फ़ा लेंगे, I और J सेम होंगे तो HIJ क्या लेंगे, अल्फ़ा लेंगे। I और J सेम नहीं होंगे तो हम जीरो लेंगे। लेकिन अगर ऐसा आता है कि I और J सेम नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड है, I और J सेम तो नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड है, तो बीटा लेंगे। और बॉन्ड भी सेम भी नहीं है और बॉन्ड भी नहीं है तो ज़ीरो लेंगे। इधर S देखना है हमने, S में अगर I और J इक्वल होंगे तो 1 लेना है S की वैल्यू, और I और J इक्वल नहीं होंगे तो ज़ीरो लेनी है। अब इसमें अगर यहाँ पर देख सकते हैं, सी, हमने जैसे CH2 एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने निकालनी है। तो क्या रहेगा, C11 C12, ये देखो C 4 C हमने लेने, दो इधर जो कि हमने कहा था कि हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे, स्क्वायर डिटर्मिनेंट लेंगे n×n। यहाँ भी n नंबर में लेंगे, यहाँ भी n नंबर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अब 2 कार्बन इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमने, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट, सेकंड सेकंड और सेकंड सेकंड। तो आगे है नंबर ऑफ रो, पीछे है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे एक चीज़ अब क्या ध्यान देनी है, देखो
इस इनके लिए हमने इस कार्बन के लिए सी आई जे हमें निकालना है। तो सी आई जे की वैल्यू यहाँ पर सी आई जे की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों इक्वल है, आई और जे इक्वल है। तो हमें जो एच आई, देखो इन सब को सी आई जे की जगह हमने एच आई जे माइनस ई एस आई जे लिख दिया। एच आई जे माइनस ई एस आई जे सबके लिए, जितने भी कार्बन है सबके लिए सी आई जे की जगह हमने एच आई जे माइनस ई एस आई जे लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने देखना है किसके लिए अल्फा आना है, किसके लिए बीटा, किसके लिए 1, किसके लिए 0। तो उसके लिए हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो अल्फा, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो 1, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच बॉन्ड है तो यहाँ पर बीटा आएगा। यहाँ पर सेम नहीं है तो एस की वैल्यू 0 आएगी। एच की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड है तो बीटा आएगा। इन दोनों की वैल्यू एस के लिए, यहाँ पे एस आएगा, एस के लिए सेम नहीं है तो एस के लिए सेम नहीं होगी तो 0 आएगा। इधर अगर सेम है तो अल्फ़ा आएगा और सेम है तो -1 आएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा 1 आया तो 1 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, यानी कि इस पहले सी के लिए वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस ई। फिर इधर इसके लिए वैल्यू आएगी सिर्फ बीटा, इसके लिए बीटा माइनस 0, क्योंकि ये 0 आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा तो इसके लिए इधर सिर्फ बीटा रहेगा और इधर अल्फा माइनस 1 रहेगा। आगे बात करनी है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इधर से तो हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी, लेकिन अगर हमें क्या चाहिए यहाँ से अगर हमें ट्रिक चाहिए या फॉर्मूले चाहिए जिनके हेल्प से हम निकाल सकते हैं तो इस तरीके से फॉर्मूले रहते हैं। ई पाई अगर हमें ओपन सिस्टम के लिए निकालना है तो ई पाई अल्फा प्लस टू बीटा कॉस पाई के अपॉन एन प्लस 1। और अगर हमें साइक्लिक सिस्टम के लिए निकालना है तो ई पाई इक्वल अल्फा प्लस टू बीटा कॉस टू पाई के अपॉन एन से निकलेगा। तो यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ़ कार्बन है और के की जो वैल्यू है वो 1 to n तक वेरी करेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एन अगर इवन होगा तो जो के की वैल्यू होगी 0 +-1 +-2 से n/2 तक जाएगी। और ऑड के लिए जो के की वैल्यू है वो 0 +-1 +-2 से n-1/2 तक जाएगी जो कि प्लस का होगा। इन दोनों फार्मूले से हमें इजीली एनर्जी निकल जाएगी, इतनी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है परचर्वेशन थ्योरी। परचर्वेशन थ्योरी देखो क्या कहती है, परचर्वेशन थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर परचर्वेशन थ्योरी, फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी या परचर्वेशन थ्योरी या फर्स्ट ऑर्डर परचर्वेशन थ्योरी क्या होती है। इसके लिए हमें डेल्टा ई अगर हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन साई नॉट कॉन्जुगेट डेल्टा एच साई कॉन्जुगेट डी टाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेल्टा ई है वो परचर्वेशन इन एनर्जी है, मतलब परचर्वेटेड एनर्जी हो गया, और एनर्जी में कितना परचर्वेशन निकला है वो है। और अगर यहाँ पे बात करें तो साइज हो गया कॉन्जुगेट अनपर्चर्व्ड वेव फंक्शन है, ये जो है वो परचर्वेशन है और ये अनपर्चर्वेटेड वेव फंक्शन है। नॉट का मतलब अनपर्चर्वेटेड है ये। तो ये डेल्टा ई कैसे निकलेगा, अनपर्चर्वेटेड वेव फंक्शन कॉन्जुगेट परचर्वेशन अनपर्चर्वेटेड वेव फंक्शन, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से डेल्टा ई निकल जाएगा और अगर हमें ई चाहिए तो ई नॉट प्लस डेल्टा ई करना पड़ेगा। ई नॉट हमें पता है n²h²/8mL² होता है और डेल्टा ई यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से एनर्जी भी निकल जाएगी। अब आगे है वेरिएशन प्रिंसिपल। वेरिएशन प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले ई फाई देखना है। ई फाई क्या होता है, देखो ई फाई है इंटीग्रेशन साई स्टार एच साई नॉट डी टाउ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार नॉट साई नॉट डी टाउ। इस ये इसके अपॉन में इसको डालना है, यहाँ पर जो ये पूरी वैल्यू है इसके अपॉन में इस वैल्यू को डालना है। ये वैल्यू इसकी जैसी है लेकिन इसमें एच नहीं है तो यहाँ से ई फाई निकल जाएगा। ई फाई अगर निकल जाता है तो परसेंट एरर निकल जाएगा। परसेंट एरर जो होता है ई फाई माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट इंटू 100 होता है। ई नॉट हमें बताइए, ई नॉट क्या है, n²h²/8mL²। तो ये परसेंट एरर निकालने के लिए ई फाई माइनस ई नॉट अपॉन ई नॉट करना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी वैल्यू अगर 0 और पॉजिटिव आती है तो ये एक्सेप्ट वेव फंक्शन होगा और नेगेटिव आएगी तो
एक्सेप्ट वेव फंक्शन नहीं होगा। आगे है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम कोऑर्डिनेट जो है पोलर है इसमें, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो आर आर थीटा थीटा फाई फाई, वो साई आर थीटा फाई की बात करेंगे तो आर आर थीटा थीटा फाई फाई आएगा, जिसमें ये कैपिटल है ये स्मॉल है। अब ये जो है वो एंगुलर पार्ट एल और एम के बारे में बताता है, और ये जो है रेडियल पार्ट है यानी कि एल और एन और एल के बारे में बताता है, और ये एल और एम के बारे में बताते हैं। अब आगे फार्मूला है जो फाई एम फाई है, ये कैसे निकलेगा, 1/√2 पाई ई दी पावर माइनस एम सॉरी प्लस ई दी पावर आई एम फाई है, तो यहाँ से एम की वैल्यू निकल सकती है। थीटा एल एम की बात करेंगे, थीटा एल एम थीटा इक्वल ई √2l + 1/2 एल माइनस एम, इसका फैक्टोरियल लेना है अपॉन एल प्लस एम। यहाँ पर आगे भी है पी एल दी पावर एम कॉस थीटा, ये आता है। ये जो है लीजेंड पॉलिनोमियल है, और इसमें लीजेंडर पॉलिनोमियल है, और इसमें जो पी एल एम दी पावर एम एक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, और इधर फिर पी एक्स आएगा, पी एक्स निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है। अब आगे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक। स्फेरिकल हार्मोनिक का फॉर कैलकुलेशन करना है तो हमें वाई एल एम इक्वल थीटा थीटा और फाई फाई से निकलेगा। अगर ट्रिक टू फाइंड एन एल एम हमें निकालना है तो हमें पता है इससे एन और एल निकलने वाला है, इन दोनों से एल और एम निकल जाएगा हमारा। यहाँ पर अगर रेडियल दिया है पार्ट तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो मिनिमम पावर है वो क्या है, जो मिनिमम पावर होगी वो एल के इक्वल होगी, और ई की पावर देखनी है, ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए ई नॉट, इस तरीके का कहीं पर रिलेशन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए नॉट के आगे जो वैल्यू होगी वो किसकी रहेगी, एन की रहेगी। अब अगर थीटा थीटा इस तरीके का कोई फार्मूला है तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो एल के इक्वल होती है, मैक्सिमम पावर, या वो मैक्सिमम पावर एक की भी हो सकती है, या अगर दो है तो इन दोनों का सम करके भी हो सकती है। फिर आगे अगर हमें एम की वैल्यू चाहिए तो ये जो फार्मूला है फाई इक्वल 1/√2 पाई ई आई एम फाई, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है वो एम के इक्वल रहती है। आगे है एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें जो एवरेज वैल्यू वाला फार्मूला है उसमें इधर पर हाइड्रोजन एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम का जो भी ऑपरेटर है उसको रख देना पड़ेगा। जैसे रेडियल पार्ट के लिए है तो इस तरीके से हम R² रख लेंगे। अब आगे है रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट की बात करें तो हमें पता है रेडियल नोड n-l-1 होता है, तो इसमें n-l-1 करके अगर s के लिए आया है तो यहाँ पर कोई नोड नहीं होगा, इस तरीके से आएगा। p के लिए भी अगर 3p की बात करें तो कोई नोड नहीं आएगा, क्योंकि 3p में देखो n3p-2-1, तो 3 - 3 0 आ जाएगा। अगर 2p की बात कर रहे हैं, 2p और n की जगह 2 आएगा, l की जगह 1 आएगा, 1 आएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी कोई नोड नहीं आएगा। अगर इधर 3d की बात करें तो 3d के लिए भी कोई नोड नहीं आएगा, क्योंकि n-l-1 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, ये s के लिए है, ये p के लिए है, और ये f के लिए है, और ये जो कर्व है वो पैराबोलिक टाइप का कर्व है f के लिए। इस तरीके से क्वांटम हमारी ख़त्म होती है।